Good morning, students. Welcome in Urmila PG College. Today we discuss about fourth oxidation of electrical system, LCR circuit in AC. तो पिछले वीडियो में हम आपको फोर्स ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सलूशन हमने आपको बताया था। तो चलिए लगे हाथ हम आपको फोर्स ऑक्सीडेशन के बाद और रिपीट कर लेते हैं कि फोर्स ऑक्सीडेशन होता क्या है। कि मेनली जब कोई बॉडी ऑक्सीडेट करता है, फ्री वाइब्रेशन की बात करते हैं, तो उसमें जो उसका एम्पलीट्यूड होता है वो सेम होता है। लेकिन जब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, जिसको हम डैम्पिंग कहते हैं। जब पीरियाडिक फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके बाद उसका एम्पलीट्यूड सेम होता है, फेज सेम होता है, जिसको हम फोर्स ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम LCR सर्किट की बात करते हैं। एनी AC इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज आर कॉल्ड LCR सर्किट। यदि कोई सर्किट अपने पास इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रखता है, ऐसे सर्किट को हम LCR सर्किट कहते हैं। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, एक इंडक्टर, उसके बाद एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इसको इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स से हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यह रहा E=E0 sin ओमेगा t। ये आपका इंडक्टेंस हो गया, एक कैपेसिटेंस हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, जब हम बात करते हैं प्योर इंडक्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस, प्योर रेजिस्टेंस, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर जैसे आपका कॉइल है, जैसे आपका एक कॉइल आप देख रहे हैं, कॉइल किसी न किसी मेटल का बना होगा। तो किसी न किसी मेटल का बना होगा, तो हर एक मेटल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ पे कॉइल या प्लेट देख रहे हैं, तो यहाँ कैपेसिटेंस भी, अर्थात यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि प्योर इंडक्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस और प्योर रेजिस्टेंस वास्तव में प्योर इंडक्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस, प्योर रेजिस्टेंस होता नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर लिए हैं, कंसीडर कर लिए हैं। तो सर्किट डायग्राम आप देख लीजिए कि AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज द simplest example to deal with the force operation of electrical system, as first the series combination of LCR is considered। यहाँ पे फर्स्ट केस में हमने क्या किया, LCR सर्किट को हमने कंसीडर कर लिया। अब जहाँ पे L क्या है, आपका इंडक्टेंस है, C आपका कैपेसिटेंस है, R क्या है, रेजिस्टेंस यहाँ लिख देते हैं। L आपका इंडक्टेंस हो गया, C आपका कैपेसिटेंस हो गया, और R क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, L आपका इंडक्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, R क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स से इसको जोड़ दिया गया। अब व्हेन ए ड्राइविंग पीरियाडिक फोर्स, यहाँ पे ड्राइविंग जो पीरियाडिक फोर्स है, ये आपका यही है, E=E0 sin ओमेगा t। तो ड्राइविंग फोर्स E=E0 sin ओमेगा t is applied to the circuit. The current in the circuit is ultimately forced to oscillate with the frequency of driving force, resulting force oscillation. At any instant, let Q be the charge. यहाँ पे let at any instant Q, इस तरीके से लिख दीजिए, Q be the charge and I is the current। जहाँ पे आपका
Q क्या है? Q चार्ज है, I क्या है आपका? करंट है। Flowing in the circuit, then the potential difference developed across L, C and R is, तो पोटेंशियल डिफरेंस L इंटू di/dt और Q/C और एंड Ri रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, पोटेंशियल पीडी मीन्स होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा वह LCR के लिए, किसके लिए? LCR के लिए, तो L इंटू di/dt Q/C एंड Ri रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ आप पढ़े ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किरचॉफ्स ने दो नियम दिए हैं, एक है करंट लॉ, दूसरा है वोल्टेज लॉ। करंट लॉ, यहाँ पे करंट लॉ का यूज नहीं होगा, यहाँ वोल्टेज लॉ का यूज होगा। यहाँ पे इसका वोल्टेज हम मान लेते हैं VL, ये आपका VC, VR, अलग इसका क्या है, अलग अलग जो वोल्टेज है या XL, XC, XR हम मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने VL, VC, VR मान लिया, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो यह इसका क्या है, वोल्टेज हो गया। तो किरचॉफ्स ने करंट लॉ भी दिया है और वोल्टेज लॉ भी दिया है। करंट लॉ क्या दिया है, लगे तो हम इसको करंट लॉ बता देते हैं। करंट लॉ उन्होंने दिया गया है कि एक ही बिंदु से होकर गुजरने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, या जनरली कह सकते हैं इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो एक ही संधि से होकर गुजरने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या कह सकते हैं इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, अर्थात ये आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ होगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है कि किसी क्लोज सर्किट में उपस्थित करंट और रेजिस्टेंस के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे कुल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा L इंटू di/dt प्लस Q/C प्लस Ri इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या लगा हुआ है, E0 sin ओमेगा t। यही क्या लगा हुआ है आपका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा हुआ है। अब इसको हम अगर लिखना चाहें R, अथवा इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, L इंटू d2i/dt2 प्लस R इंटू di/dt लिख सकते हैं, प्लस 1/c dq/dt इक्वल टू E0 cos ओमेगा t। इतना हम लिख सकते हैं, ओमेगा E0 cos ओमेगा t, इसको हम इतना लिख सकते हैं। उसके बाद बट आप जानते ही हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, dq/dt। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो dq/dt का स्थान क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो हो जाएगा L इंटू d2i/dt2 प्लस R इंटू di/dt प्लस 1/c I इक्वल टू ओमेगा E0 cos
ओमेगा टी। ये आपको मिल गया। इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। तो यही हो गया, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स ऑक्सीडेशन इन विच मास इज एलोंगस टू L, फोर्स कांस्टेंट 1/c, डैम्पिंग फैक्टर टू R एंड वेलोसिटी टू करंट I। यह क्या हो गया कि एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया किसके लिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए, LCR सर्किट के लिए किसका इक्वेशन हो गया, फोर्स ऑक्सीडेशन। जब यह आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसका क्या होगा, एक सोल्यूशन भी होगा। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन देख सकते हैं, L इंटू d2 I/dt2 प्लस R di/dt प्लस 1/c I इक्वल टू ओमेगा ई नॉट cos ओमेगा t। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स ऑक्सीडेशन। तो लेट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन लिखिए। पहले आप इतना लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए, इतना लिखिए, फिर उसके बाद हम इसके सोल्यूशन पे आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, ये आपका LCR सर्किट के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, L इक्वल टू d2I/dt2 प्लस R di/dt प्लस 1/c I इक्वल टू ओमेगा ई नॉट cos ओमेगा t। तो यह जब एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका एक सोल्यूशन होगा। लेट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट का आपका एक सोल्यूशन भी होगा, जिसका सोल्यूशन हम कंसीडर कर लेते हैं। I इक्वल टू I नॉट साइन साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब क्या करेंगे कि वेयर I नॉट एंड फाइव आर द कांस्टेंट, I naught and phi are the constant to be determined. I naught is the maximum value of the current flowing in the circuit and phi is the phase difference between the current and driving electromotive force. Driving electromotive force और current के बीच का जो क्या है, phi आपका phase difference है। I naught is the maximum value of current। यहाँ लिख सकते हैं where I naught and phi are the constant। I naught is the maximum value of current, and phi is the phase difference between। यहाँ पे फाई जो है किसके बीच का फेज डिफरेंस है, या करंट एंड ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी अब करंट के बीच क्या है, आपका एक फेज डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, देन तब ये हो जाएगा di/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा I नॉट साइन क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t माइनस फाइव। क्या हो गया, ओमेगा I नॉट cos ओमेगा t माइनस फाइव एंड d2I/dt2 अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर I नॉट cos का क्या हो जाएगा, cos होता है माइनस साइन, क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये आपको मिल गया di/dt और d2I/dt2 का वैल्यू मिल गया। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ लिख दीजिए, पुटिंग the value of I di/dt and d2I/dt2 in equation first।
अब क्या करेंगे, आई डी आई अपान डी टी और डी टू आई अपान डी टी टू का जो मान है वही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर लेंगे। पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यल डी टू आई अपान डी टी टू का मान क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये हो गया, इसका मान हो गया, ए हो गया पहले का, प्लस आर डी आई अपान डी टी, डी आई अपान डी टी का मान क्या है, ओमेगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। ये हो गया कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, प्लस 1/c, आई का स्थान क्या है, आई का स्थान पे है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इक्वल टू क्या है, ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी, क्या है, ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे पुट हो गया। अब वैल्यू हम पुट करने के बाद अब हम देखते हैं, यहाँ देख लीजिए आई नॉट यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस यल ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/c आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, प्लस आर ओमेगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, इतना हो गया। इक्वल टू क्या है, ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी, कितना हो गया, यहाँ से आई नॉट ओमेगा टी माइनस फाइव, एक क्या है आई नॉट कॉस आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव को हमने एक साथ कर लिया। अब हम यहाँ से कर सकते हैं, जो कॉस ओमेगा टी है यहाँ पे माइनस फाइव सब्ट्रैक्ट कर दे, प्लस फाइव ऐड कर देंगे तो मान में कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ से हो जाएगा माइनस यल ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/c आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस आर ओमेगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, इतना हो गया। इक्वल टू ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव और इसको कर दिए प्लस फाइव, माने कोई अंतर नहीं हो गया। अब यहाँ से बन जाएगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है उसको एक्सपेंड कर लीजिए। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। जब हम इसके कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे तब क्या बनेगा, पहले आप इतना नोट करिए फिर इस साइड करते हैं क्योंकि उसी में छोटा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अब यहाँ से देख लीजिए ओमेगा ई नॉट कॉस, यहाँ से हमने फाइव को ऐड किया, फाइव को सब्ट्रैक्ट किया, आपका वैल्यू बन गया कि कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस फाइव, और फार्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देख लीजिए सीधा फार्मूला हम लिखते हैं ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव कॉस ए कॉस बी, ठीक है, प्लस यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू साइन फाइव। ये आपको हो गया कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आपका फार्मूला हो गया। अब क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को हम कंपेयर कर लेंगे। पहले आप इतना नोट करिए, फिर हम चलते हैं उसके कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से
हम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, जो आपको वैल्यू यहाँ देख रहे हैं कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव के वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, इक्वेट करेंगे। यहाँ लिख दीजिए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ cos ओमेगा टी माइनस फाइव एंड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव के वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, कोफिशिएंट को हम इक्वेट कर लेंगे। जब इक्वेट कर लेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेट करने के बाद आपको मिल जाएगा माइनस यल ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/c, वहाँ क्या है आई नॉट इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस ओमेगा ई नॉट, क्या मिल गया माइनस ओमेगा ई नॉट। उसके बाद क्या लगा हुआ है साइन फाइव, ठीक। उसके बाद कॉस क्या हो जाएगा, आर ओमेगा आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ओमेगा ई नॉट कॉस फाइव, ओमेगा ई नॉट कॉस फाइव, ठीक है। अब आपका इक्वेशन ये बन गया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ 3 और 4 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। अब इक्वेशन 3 और 4 को स्क्वायर करके क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। जब स्क्वायर करके हम ऐड करते हैं तो यहाँ से आई नॉट स्क्वायर सबसे पहले बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस यल ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/c का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, यही मिलेगा, आर ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। अब उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ माइनस है, लेकिन स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से हो जाए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ई नॉट का स्क्वायर। इतना हो गया। अब हमको यहाँ से आई नॉट की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, आई नॉट की वैल्यू निकालनी है। अगर देखा जाए तो सब में से ओमेगा कॉमन भी है, ठीक है। ओमेगा यहाँ से कभी आई नॉट के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पहले कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस यल प्लस 1 अपान माइनस यल नहीं, ऐसे ना करिए, हाँ, लेकिन एक मिनट, जब यहाँ से ओमेगा स्क्वायर निकलेगा तो यहाँ से यल ओमेगा भी होगा। एक ओमेगा निकालोगे तो स्क्वायर कर दोगे, क्या हो जाएगा यल ओमेगा प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा ओमेगा सी का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ई नॉट का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आई नॉट की जो हम वैल्यू निकालेंगे, आई नॉट का वैल्यू यहाँ से स्क्वायर है, इसको सीधा कर दिए, ई नॉट के स्क्वायर यहाँ है, जब रूट जाएगा केवल स्क्वायर होगा, अपान अंडर रूट, जब अंडर रूट करेंगे तो यही वैल्यू हमको मिल जाएगी। क्या मिलेगा, यल ओमेगा। इसको अगर माइनस कॉमन हम भी ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेने के बाद फिर भी हमको क्या मिलेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल ओमेगा माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ठीक। आर स्क्वायर क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया,
माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस हो गया, यल ओमेगा माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 5। ये तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने के बाद मिल गया। अब इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 क्या कर दें, भाग कर दें। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट करिए आई नॉट का मान, यहाँ से स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने के बाद आई नॉट का मान मिल गया। आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल ओमेगा माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब क्या करिए, इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड करिए। लिख दीजिए डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4। 3 और 4 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा tan फाई, क्योंकि sin फाई अपान cos फाई इक्वल टू क्या होता है, tan फाई जो होता है, जो हो गया माइनस, यहाँ से आई नॉट कैंसिल, तो हो जाएगा माइनस यल ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/c माइनस नहीं प्लस 1/c अपान क्या हो जाएगा आर ओमेगा। अब यहाँ से क्या करिए कि माइनस ओमेगा आप कॉमन ले लीजिए, माइनस ओमेगा आप कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यल ओमेगा माइनस 1/ओमेगा c अपान क्या हो जाएगा आर ओमेगा, यहाँ माइनस पहले से, माइनस से माइनस कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, हो गया आपका यल ओमेगा माइनस 1/ओमेगा c अपान आर। ये आपको मिल गया tan फाई। ये क्या मिल गया आपको, tan फाई इक्वल टू यल ओमेगा माइनस 1/ओमेगा c। ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 6। ये क्या मिल गया आपको, इक्वेशन नंबर 6। अब निकाल लीजिए करंट एम्पलीट्यूड। तो करंट एम्पलीट्यूड की बात जो हम करेंगे तो हो जाएगा आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपान जो वैल्यू दिया गया, क्या दिया गया है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल ओमेगा माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट अपान जेड। क्या लिख सकते हैं, ई नॉट अपान जेड लिख सकते हैं। जहाँ पे जेड क्या है, वेयर जेड इज द इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस। जहाँ पे जेड क्या है, वेयर जेड इज द इलेक्ट्रिकल, ध्यान दीजिए 2 नहीं है, यहाँ पर जेड है, वेयर जेड इज द इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस। पहले आप इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस से और फेज से। यहाँ पे आप देख लीजिए आपको करंट एम्पलीट्यूड मिल गया आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपान आर स्क्वायर प्लस यल ओमेगा माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर हो गया आपका ई नॉट अपान जेड। जहाँ पे जेड जो है, जेड आप क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस है। क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस। तो है यहाँ इम्पीडेंस जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल ओमेगा माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स यल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल रिएक्टेंस, जो यहाँ पे क्वांटिटी यल ओमेगा माइनस 1/ओमेगा c है, वही क्या होगा आपका इलेक्ट्रिकल रिएक्टेंस होगा। यह आपका इलेक्ट्रिकल रिएक्टेंस होगा। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द क्वांटिटी जेड फॉर AC सर्किट इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस R इन DC सर्किट। तो I इक्वल टू ई अपान आर, आई इक्वल टू क्या होता है ई अपान आर, जहाँ पे ई क्या है, ई इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, या कर सकते पोटेंशियल। आई इक्वल टू वी अपान आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, या ओम के नियमानुसार क्या होता है, आई इक्वल टू वी अपान आर होता है। यहाँ पे AC सर्किट जो का रेजिस्टेंस जो है वह DC सर्किट क्या है, बराबर है। अब बात करते हैं किसकी, फेज की। किसकी बात करते हैं, फेज की बात करते हैं। जो आपका इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 शोज दैट द करंट लैग इन फेज फ्रॉम द अप्लाइड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई एन एंगल फाई सच दैट। यहाँ से फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ से आपको जो मिला है tan फाई, क्या मिला है tan फाई,
तो tan phi इक्वल टू A/R है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से tan इनवर्स L ओमेगा मास 1/ओमेगा c अपान क्या हो जाएगा, पूरे का पान R हो जाएगा। पूरे का पान R क्या इतना हो जाएगा, L ओमेगा मास 1/ओमेगा c R हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका फेज हो गया। अब इसके स्थान पे, इसके स्थान क्या है आपका A वैल्यू है, तो हो जाएगा tan इनवर्स XL माइनस XC/R। ये क्या हो गया आपका फेज हो गया। फेज फाई इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC/R। तो द वेरिएशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज विथ टाइम, तो करंट और वोल्टेज के बीच का जो ग्राफ है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको हम बताते हैं कि जो वेरिएशन होता है, जो चेंजिंग होता है वह इस प्रकार से होता है। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि जो वेरिएशन होता है किस प्रकार से होता है। ये आपका टाइम है, ये आपका करंट E एंड I। E एंड I मतलब कि आप करंट और वोल्टेज के बीच का जो ग्राफ होता है, जो वेरिएशन होता है वह किस प्रकार से होता है। यह इस प्रकार से होगा। इसमें जो वेरिएशन होगा यहाँ से, यह जो बताता है, यह बताता है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, और यह जो बताता है, यह बताता है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। इट इज रिप्रेजेंट्स द ग्राफ या वेरिएशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज विथ टाइम। यह वोल्टेज और करंट में जो वेरिएशन होता है समय के साथ साथ, वो उसको शो करता है। अब इसके बाद कुछ पार्टिकुलर केसेस हैं यहाँ पे एराइज होते हैं, जो कि हम आपको उसके बारे में बताएंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ग्राफ को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यह करंट और वोल्टेज के बीच का जो ग्राफ है, जो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन करता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको फोर्थ ऑपरेशन ऑपरेटर सिस्टम का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, सोल्यूशन मिल गया, एम्पलीट्यूड मिल गया और आपको फेज मिल गया। तो यहाँ पे 3 केसेस एराइज होते हैं। जिस तरीके से मैकेनिकल सिस्टम में आपको 3 केसेस एराइज हुआ था कि जब फ्रिक्वेंसी ऑफ फोर्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी से बड़ा था, जब फ्रिक्वेंसी ऑफ फोर्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी से छोटा था, जब फ्रिक्वेंसी ऑफ फोर्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर था। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होता है। और यहाँ वहाँ पे हमने आपको बताया कि जब फ्रिक्वेंसी ऑफ फोर्स जो होता है वह नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है, तो वहाँ से कंडीशन जो होता है रेजोनेंस की कंडीशन उत्पन्न होती है। वहाँ पे आपको मैकेनिकल रेजोनेंस मिला था, यहाँ पे जो रेजोनेंस मिलेगा वह इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होगा, क्योंकि आप फोर्स वाइब्रेशन इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं। वह इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है, LCR सर्किट है। तो आप देख सकते हैं कि द फेज डिफरेंस क्लियरली डिपेंड्स अपॉन XL एंड XC। तो जो उसका फेज डिफरेंस है वो XL और XC पे डिपेंड कर रहा है। और इस प्रकार XL और XC पे जो वैल्यू डिपेंड कर रहा है ये आपको ओमेगा C है। तो अर्थात ये आपका XL है, ये आपका XC है। तो वहाँ पे ओमेगा और C था, यहाँ पे XL और XC जो डिपेंड कर रहे हैं। और यहाँ से केसेस राइज हो रहे हैं कब, जब XL इज ग्रेटर दैन XC, यहाँ लिख सकते हैं XL इज ग्रेटर दैन XC, या ओमेगा L इज ग्रेटर दैन ओमेगा C। इसका मतलब है कि व्हेन इम्प्रेस्ड फ्रिक्वेंसी अर्थात ओमेगा अपन 2π इज वेरी लार्ज, अर्थात जब XL का मान क्या होगा, बहुत अधिक होगा, किसके रिस्पेक्ट में, XC के रिस्पेक्ट में, अर्थात 1/ओमेगा C के रिस्पेक्ट में। तो उस कंडीशन में जो आपका फेज एंगल हाई होगा वह क्या होगा, ऑलरेडी पॉजिटिव होगा।
जो फेज एंगल होगा फाई वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और करंट लैग बिहाइंड द अप्लाइड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिहेव एज एन इंडक्टिव सर्किट। तो यहाँ पे वह सर्किट जो होगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई किया जाएगा कि द करंट लैग बिहाइंड द अप्लाइड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिहेव एज एन इंडक्टिव सर्किट। तो वह सर्किट जो होगा इंडक्टिव सर्किट की भांति बिहेव करे। कब? जब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी अथवा ओमेगा एल इज ग्रेटर देन ओमेगा सी। इस कंडीशन में कि यहाँ फेज एंगल जो होगा पॉजिटिव होगा, वह सर्किट इंडक्टिव सर्किट की भांति बिहेव करेगा। अब आते हैं सेकंड नंबर पे कि व्हेन ओमेगा एल इज ग्रेटर लेस देन और अपॉन ओमेगा सी। इसका मतलब कि यक्स एल इज लेस देन यक्स सी तथा यक्स एल इज लेस देन यक्स सी। इस कंडीशन में कि मतलब व्हेन द इम्प्रेस्ड फ्रिक्वेंसी इज लो, जब इम्प्रेस्ड फ्रिक्वेंसी ये आपका यक्स एल क्या है, इम्प्रेस्ड फ्रिक्वेंसी है, आपका लो होगा, उस कंडीशन में जो फेज एंगल फाई है वह ऑलरेडी क्या होगा, निगेटिव होगा। फेज एंगल आपका निगेटिव होगा। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स हो करंट लीड्स द अप्लाइड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो यह सर्किट जो होगा कैपेसिटिव सर्किट की भांति बिहेव करेगा। किसकी भांति बिहेव करेगा? कैपेसिटिव सर्किट की भांति बिहेव करेगा। अब जो आपका थर्ड आता है कि इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्थात वेरी इंटरेस्टिंग केसेस। ये आपका वेरी इंटरेस्टिंग केसेस है। यहाँ आप कह सकते हैं एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वह डिपेंड ऑलरेडी एक्सएल और एक्सी करता है। तो यहाँ पे व्हेन ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी तो अथा एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एक्सएल इक्वल टू एक्सी। ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट केस अराइजेज। यह क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग और आपका इम्पॉर्टेंट केस है। इस केस में इन दिस केस फेज एंगल बिकम जीरो। यहाँ पे जो फेज एंगल आपका फाई होता है वह क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पे यह कह सकते हैं कि यह सर्किट जो होगा प्योरली रजिस्टिव सर्किट की भांति बिहेव करेगा। क्या होगा? प्योरली रजिस्टिव सर्किट होगा। और यही कंडीशन जो होता है वह इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होता है। यही कंडीशन क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की भांति बिहेव करता है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होता है। अंडर दिस कंडीशन द करंट हैज इट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। इस कंडीशन में जो करंट होता है उसका एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो यहाँ से आपको मिला था कि यहाँ पे टोटल रिएक्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। अंडर दिस कंडीशन द करंट हैज इट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो यहाँ लिख दीजिए इन दिस कंडीशन करंट हैज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ तो वैल्यू क्या होगा? आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपान अंडर रूट। यही था, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर, यही था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी। इसका मतलब एक्स एल इक्वल टू एक्स सी। तो यहाँ तो वैल्यू क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मिल जाएगा ई नॉट अपान आर। क्या मिल जाएगा? ई नॉट अपान आर। इसका मतलब यह है कि द टोटल रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, जो टोटल रिएक्टेंस है, तो टोटल रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, रिएक्टेंस क्या है? रिएक्टेंस आपका एक्स एल माइनस एक्स सी, यही आप क्या है? टोटल रिएक्टेंस है। तो इस सर्किट में जो टोटल रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। यह मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड को शो करता है। ठीक है। यहाँ पे जो इसका रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगा वह रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी ओमेगा अपान 2 पाई होगा, ओमेगा अपान 2 पाई। इम्प्रेस्ड फ्रिक्वेंसी जो है वही क्या होता है? रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे कि ओमेगा जो एन आर ओमेगा अपान 2 पाई होगा वही 1 अपान 2 पाई अंडर रूट एल सी होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट होगा वो क्या होगा? ऑलरेडी जीरो होगा। इन तीनों केसों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।
तो यहाँ पे आप टोटली देख सकते हैं कि तीनों केसेस, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, तीनों केस आप कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस मिला। आपने यहाँ देखा टोटल रिएक्टेंस क्या होता है, इस सर्किट में 0 होता है। तो आपको जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिला I0 = E0/R मिल गया। तो हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि फोर्स ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन LCR सर्किट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम फिर हाजिर होंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कोई दो बॉडी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है इन सेम फ्रिक्वेंसी, तो क्या कंडीशन होगी। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे वेव मोशन। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।